मेरा नाम रविंद्र सिंह राजपूत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर दुर्गा कॉलेज रायपुर। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा लोग कंप्यूटर के बारे में पहले से जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं और इसके बारे में पहले ही काफ़ी कुछ लोगों ने डाला हुआ है। लेकिन मैं टाइप्स को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली लोग कंप्यूटर को तो जानते हैं लेकिन उनके टाइप्स को बहुत कम लोग हैं जो उनके टाइप्स को क्लासिफाई कर पाते हैं। तो मैं आज उन क्लासिफिकेशंस के बारे में बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे लोगों को दिखना कैसे उसको देखना चाहिए कि कैसे क्लासिफाई हुए हैं। तो क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक बार उसका इमेज देखा जाए, जिससे कि उस क्लासिफिकेशन को समझा जा सके। तो स्क्रीन पे एक बार आप देखिए कि मैं आपको एक हायरार्की दिखा रहा हूँ कंप्यूटर के टाइप्स का। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में। एनालॉग बेसिकली इज ऐसे डिवाइसेस जो मेज़रमेंट मापक पद्धति के लिए या मापने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स को एनालॉग कंप्यूटर या डिवाइस बोला गया। और ये एनालॉग कंप्यूटर्स या डिवाइस जो हैं ये एयर की स्पीड्स हैं, टेम्परेचर्स हैं, रेडार्स हैं, ऐसी चीज़ों के लिए एनालॉग सिस्टम को बनाया गया। एनालॉग बेसिकली मापने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए ही बनाया गया। डिजिटल कंप्यूटर्स का काफ़ी इम्पैक्ट है और डिजिटल कंप्यूटर जब बना तो डिजिटल कंप्यूटर ही बेसिकली ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है और बेनिफिशियल फ्यूचर में भी रहेगा। डिजिटल कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के एक ऐसा कंप्यूटर डिज़ाइन किया जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आते हैं और ये कंप्यूटर्स डेटा, रॉ डेटा लेके उनको प्रोसेस करके कैलकुलेशंस करके उन डेटाओं को यूज़ करता है और उससे एक शुद्ध परिणाम, जिसको बोलते हैं कि एक सटीक रिजल्ट देता है। ये डिजिटल कंप्यूटर हैं जो कैलकुलेशन से लेके डिसीजन लेने तक की प्रक्रियाओं को करता है। इनको डिजिटल कंप्यूटर बोला गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एक डिफरेंट मॉडल्स हैं जो दोनों को मिला के बना और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है अभी। और डिजिटल तो सक्सेसफुल रहेगा और है भी। और हाइब्रिड मॉडल एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर को दूसरे मॉडल्स के साथ भी पेश किया जाता है। जैसे कंप्यूटर एक फील्ड है, उस फील्ड को अगर मैं मेडिकल फील्ड के साथ ऐड कर दूं तो एक मेडिकल फील्ड के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा वो। ये हाइब्रिड मॉडल है। जैसे कि एमआरआई मशीन है, एक हाइब्रिड मॉडल है वो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हाइब्रिड मॉडल्स के ज़्यादा यूजेस, ज़्यादा मशीन्स अभी आपको देखने मिलेंगे। आपको एरोप्लेन्स हैं, पानी जहाज हैं, सैटेलाइट सिस्टम हैं, कम्युनिकेशंस हैं। इस पे हाइब्रिड का काफ़ी इम्पैक्ट है और हाइब्रिड इस पर काफ़ी आगे जा रहा है और ये मॉडल्स आएंगे। आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है वो, और उसमें आपके हार्ट रेट्स हैं, आपकी आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी देता है। कहने का मतलब है उसमें एक मेज़रमेंट भी है और एक डिजिटल कैलकुलेशंस भी है। दैट्स कॉल्ड बी अ मिक्स ऑफ मॉडल्स। मिक्स, जहाँ पे मिक्स मॉडल की बात होगी दैट्स कॉल्ड बी अ हाइब्रिड मॉडल। एक छोटे रूप में भी दिखना चालू हो गया है और एक बड़े रूप में भी दिख रहा है। तो ये ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स भी कंप्यूटर्स हैं और ये भी कंप्यूटर की एक श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब क्लासिफिकेशंस के अंदर हाइब्रिड मॉडल का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। अब डिजिटल कंप्यूटर को, बेसिकली हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल कंप्यूटर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर पे हम ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पे बांटा गया है। इनकी साइज़, इनका
साइज़, इनका परफॉर्मेंस, इनके डिवाइसेस, इनके सॉफ्टवेयर के आधार पे इनको क्लासीफाई किया गया है। और इन क्लासिफिकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कंप्यूटर तो इस्तेमाल करते ही हैं और उन कंप्यूटर को समझना भी ज़रूरी है कि हम जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं उसका टाइप क्या है। क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर हैं ये तो हम जानते ही हैं कि ये कंप्यूटर है, बस ये किस श्रेणी में आते हैं या इसका कैसा प्रकार है या किस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज लोगों को क्लासिफिकेशंस को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे लोग आज सारी तरीके के डिजिटल कंप्यूटर्स चला रहे हैं, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे मिनी कंप्यूटर्स हो, चाहे मेन फ्रेम हो, चाहे सुपर कंप्यूटर है। इस तरह के सारे कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और मार्केट के साथ साथ इसको कारपोरेट जगत से लेके एक सिंगल यूज़र भी इसको इस्तेमाल कर रहा है और एक साइंटिस्ट से लेके एक डेवलपर तक इन कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन सा कंप्यूटर किसके लिए यूज़ होता है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कौन कहाँ पे किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, और मैं मिनी कंप्यूटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मिनी कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन हैं, नोटबुक्स हैं। ये अभी लोगों के हैंड्स में और इजी अवेलेबल है और लोगों के पास दिख रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के पास आज स्मार्टफोन, टैबलेट्स या नोटबुक्स हैं। इसमें वो अपने पर्सनल वर्क करते हैं, अपने सोशल मीडिया हो या फिर अपने वर्क का काम हो या फिर अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो। ये चीज़ें के आने से आसानी से आप उस एप्लीकेशंस को लोड करके उस एप्लीकेशन में जाके ऐसे सारे परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। ये छोटी डिवाइसेस हैं और ये हाईली परफॉर्मेंस है, जिसको अल्ट्रा प्रोसेसर के थ्रू यूज़ किया जा रहा है। ये मिनी कंप्यूटर्स काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है इसका। अभी आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मिनी कंप्यूटर्स का लोगों के बीच हो रहा है, और यही एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर अगर आपके पास मिनी कंप्यूटर्स हैं, सेल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक तरह से आप क्लाइंट की तरह चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। और क्लाइंट की तरह जब एक्सेस कर पा रहे हैं और इतने सारे क्लाइंट्स जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को या उस चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं, तो वैसी सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है या वैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी कि ऐसे डिवाइसेस का होना, जिससे सारे लोग अपना काम घर में बैठ के ऑनलाइन कर सकें। इसलिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ हुआ और मिनी कंप्यूटर काफ़ी अच्छे कंप्यूटर्स हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है, सॉरी मेन फ्रेम नहीं, माइक्रो कंप्यूटर्स। ये माइक्रो कंप्यूटर्स को दिखाना चाहूँगा, मिनी कंप्यूटर से थोड़े बड़े हैं और ये बेसिकली वर्क स्टेशन की तरह यूज़ होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स इनको से ये थोड़ा सा ले जाने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है, इसको थोड़े से बड़े होते हैं। ये मिनी से बड़े कंप्यूटर्स हैं और मिनी से बड़े होने के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस भी मिनी कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा होते हैं और ये लॉन्ग टाइम वन प्लेस पे लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कि नोटबुक है या सेल फोन है या छोटे जो स्मार्टफोन्स हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलते, इनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है या थोड़ी देर के लिए इनको चार्ज में लगाया जाता है। बट डेस्कटॉप लैपटॉप है, ये प्लग रहते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं, वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं। वर्क स्टेशन इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे काम को, मतलब एक पूरे प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है, इसलिए वर्क स्टेशन बोलना चाह रहा था मैं।
क्योंकि जैसे कि आप देखे होंगे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होते हैं। एनिमेशन वर्क हैं, आपके जितने भी आप मूवीज़ देखते हैं अभी, एनिमेटेड कार्टून्स देखते हैं, ये सारे वर्क स्टेशंस पे होते हैं। शेयर मार्केट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं और एक जगह में बैठ के लंबे टाइम चलते हैं, और इसको चलाने के लिए उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो प्लग इन रहें और लंबे टाइम तक चल सके, चौबीसों घंटे उसको चलाया जा सके। तो उसको वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। लंबे टाइम का कहने का मतलब है कि मिनी कंप्यूटर से ये माइक्रो कंप्यूटर थोड़े लंबे समय तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये एक्सेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और थोड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कि जो सेल फोन है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो होते हैं उनमें ग्राफिक्स होता है, ऑडियो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेवी लेवल पे यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इसको वर्क स्टेशन कहना चाह रहा था। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली मैं आपको बोला था, मिनी कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, तो एक सर्वर भी होना चाहिए जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। तो रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सर्वर की तरह काम करते हैं। सर्वर इन द सेंस जैसे कि बैंक है, बैंक 12/7 आवर्स काम करते हैं। ऐसे के लिए सर्वर काफ़ी बड़ा डेटा होता है जिसको हैंडल करना, और वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे जगहों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि यूज क्लाइंट के रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करके उस क्लाइंट के दिए दिए गए रिक्वेस्ट को सुनकर वो अपनी चीज़ों को देता है। जैसे कि आप आधी रात को भी शॉपिंग कर सकते हैं, आधी रात को भी किसी को आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई वहाँ पे कोई बंदा या फिर कोई एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पे एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि मैनुअली काम कर रहा है, और वो एक प्रोग्राम्ड है कि ऐसे होने पे कैसे करना है और कैसे उसको हैंडल करना है। उसके डू एंड डोंट्स उसको प्रोग्राम में करके दिया गया है। तो वो काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज करता है और काफ़ी अच्छे से आपकी चीज़ों को सिक्योर हैंडल करता है, और उन चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। आप जैसे ई कॉमर्स के बारे में सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ई कॉमर्स का काफ़ी यूज़ है। और आज जितने भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन इंश्योरेंस या ऑनलाइन बैंकिंग की बात करते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ये चीज़ें हो पा रही हैं। खैर, सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर मिनी कंप्यूटर अपना क्लाइंट का क्लाइंट होने की चीज़ों को अच्छे से एक्सेस कर पा रहा है, तो सर्वर बेस्ड मेन फ्रेम भी वो चीज़ों को कर पा रहा है। लोगों तक टेक्नोलॉजी जब पहुंचती है तो चीज़ों को और सरल, आसान, बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से बहुत आसानी से लोगों को यूज़ करने में आसान होता है, और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जितनी आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, यही टेक्नोलॉजी का मकसद है कि आप उसको आसानी से यूज़ कर सकें, लोगों तक आसानी से जाए, ताकि वो अपने सारे काम टेक्नोलॉजी से घर बैठे आसानी से कर सकें, उनका समय बचे, उनके पैसे बचे, और उनको वो चीज़ें हैं जो आसानी से कम कीमतों में, कम कॉस्ट में वो चीज़ें अवेलेबल हो जाए। दैट्स कॉल्ड बी अ टेक्नोलॉजी। यही टेक्नोलॉजी है। इसलिए हर कंट्री चाहती है कि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो। उसकी टेक्नोलॉजी के अच्छे होने से ही किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाता है। और ये टेक्नोलॉजी है, आईटी एक टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जो चीज़ें हैं, आज हर कंट्री का डिमांड है कि उसकी आईटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताया, अब आपको बताने जा रहा हूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर पर्पस या गोल के लिए बनाया जाता है। एक फास्टेस्ट कंप्यूटर्स है जो कि एक बड़े डेटा माइनिंग के लिए या साइंटिफिक वर्क के लिए, रिसर्च के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए बनाया जाता है। इंडिया के पास एक कंप्यूटर है
सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि इंडिया के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, तो मुझे इस बात पे गर्व है कि इंडिया के पास भी सुपर कंप्यूटर है। और ये सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ होता है। वेदर फोरकास्ट इन द सेंस, कहने का मतलब है कि मौसम का पूर्व अनुमान लगाकर ये बता देता है कि किस जगह में कितनी बारिश होगी, कितना टेम्परेचर होगा, कितनी हवा की रफ्तार होगी, ये सारी जानकारी देता है। चाहे वो समुद्र में आने वाली लहरें क्यों ना हो, तो वो सारी जानकारी वो अवेलेबल कराता है। ऐसे सुपर कंप्यूटर को बनाने का मकसद यही है कि जन धन की हानि को रोका जा सके, और एक कंट्री यही चाहती कि उनके सिविलियंस या नागरिकों को अच्छी से सुविधाएं दे जा सके। तो इन सुविधाओं के लिए वो ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करती है या बनाती है, डेवलप करती है, और इंडिया के पास ये है। और इसका यूज़ डिफेंस में भी होता है। तो कई कंट्रीज़ हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो ये वेदर फोरकास्ट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, ऐसे सब काम के लिए बनाई जाती है। नासा है जो बेसिकली नासा कर रही है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। डेटा माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े डेटा होता है। अभी दुनिया के इकोनॉमी को समझने के लिए डेटा माइनिंग की जाती है। हर डेटा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के लिए। तो जितने शेयर मार्केट्स हैं, आप देखते हैं कि आज ऐसा हो रहा है, कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है। तो इन कंपनियों के डेटाओं को एक्सेस करना, उन कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट को समझना, इन सारी चीज़ों को समझ के शेयर एनालिसिस, या बोल सकते हैं कि उसके इकोनॉमी को या उसके डेवलपमेंट्स के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके लिए एक आर्थिक जो परिणाम निकाला जाता है, या जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल या डिसीजंस, वो सारी चीज़ें डेटा माइनिंग से की जाती है। तो ये बड़ी जो डेटाज हैं या उनके कैलकुलेशंस हैं, या हाई लेवल्स पे जो यूज़ हो रहे हैं, डेटा वेयर हाउस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस या साइंटिफिक चीज़ें, ये सारे सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। न्यूक्लियर्स में यूज़ हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स, वेदर फोरकास्ट, इन सब चीज़ों को लेके सुपर कंप्यूटर का डिज़ाइन किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, काफ़ी अच्छे हार्डवेयर्स, अच्छे सॉफ्टवेयर्स, अच्छी टेक्निकल टीम्स चाहिए होती है एक कंट्री को। तो एक कंट्री को सुपर कंप्यूटर बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो सुपर कंप्यूटर को चाहिए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, कि अभी भी वही चीज़ें मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि कंप्यूटर को आपके यूटिलिटी, उनकी साइज़ और उनके टेक्नोलॉजी और उनके सॉफ्टवेयर के आधार पे बांटा गया। तो बेसिकली 3 ही टाइप के कंप्यूटर होते हैं पूरी दुनिया में, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड्स। बट बेसिकली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं वो डिजिटल्स और हाइब्रिड्स होते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि मेडिकल साइंस है, आपके एरोनॉटिकल्स हैं, डिफेंस हैं, इसमें हाइब्रिड मॉडल का यूज़ हो रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल अब जितने भी हमारे कॉरपोरेट्स हैं, पर्सनल एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, स्पेशल गोल्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया है। और ये काफ़ी ज़रूरी है ये जानना कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा था, और आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना, इसके लिए धन्यवाद। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं आपको इतना बता पाया, और चीज़ें काफ़ी और भी हैं जिसको थोड़ी और बताया जा सकता है। तो मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताना चाह रहा था कि मिनी कंप्यूटर्स में और भी चीज़ें आएंगी जो एआई से जुड़ी हुई होंगी, और एआई आने वाले टाइम में आपकी चीज़ों को और अच्छा करेंगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आप बहुत जल्दी ये चीज़ें और फ्यूचर में आपको देखने मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये मिनी कंप्यूटर और के अंदर काफ़ी कुछ आएंगे, और काफ़ी कुछ आपको रोबोटिक्स चीज़ें भी देखने मिलेंगी। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अभी फ़िलहाल सामान्य रूप से आपको
चार टाइप आप पढ़ रहे हैं, इन्हीं के अंदर आपको AI के बारे में भी पढ़ने मिलेगा इन फ्यूचर। तो जब AI के बारे में इन फ्यूचर में कुछ आता है तो मैं आपको फिर से इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।